नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। चंडीगढ़ मनीमाजरा में केंद्रीय गृह मंत्री ने जलापूर्ति योजना का किया शुभारंभ। 1 लाख की आबादी को होगा फायदा, कहा मोदी सरकार ने बीते 10 साल में चंडीगढ़ विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किया है खर्च। मध्य प्रदेश के सागर में बारिश की वजह से जर्जर मकान की दीवार गिरी, 9 बच्चों की हुई मौत। घटना में 2 लोग घायल। मुख्यमंत्री ने की मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या का किया दौरा, गैंगरेप की पीड़िता और परिवार से की मुलाकात। कहा पीडीए की बात करने वाले अखिलेश की सपा को नहीं नजर आता पीड़िता का दर्द। कर रहे हैं डीएनए टेस्ट की बात। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और नरेंद्र कश्यप पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग का तेज बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। केरल के वायनाड में लगातार छठे दिन राहत और बचाव कार्य जारी। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेल सेन से। 75 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन खेलेंगी क्वार्टर फाइनल। हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत का ब्रिटेन से मुकाबला जारी। और भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज। टीम इंडिया की जीत के साथ बढ़त बनाने की होगी कोशिश। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच हुआ था टाई। और खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ को उन्होंने सौगात सौंपी। उन्होंने मनीमाजरा जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से मनीमाजरा के निवासियों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति तो मिलेगी ही, साथ ही साथ दूषित पानी की जो समस्या है उसका भी हल हो जाएगा। साथ ही साथ गृह मंत्री 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कई पहलों का शुभारंभ उन्होंने किया। 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति के उपयोगों का लोकार्पण भी शामिल है। तो 30 करोड़ संकल्पवान लोग भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कटिबद्ध है और आज इसके सैकड़ों, हजारों, करोड़ों कामों की लड़ी में एक बहुत अच्छा काम चंडीगढ़ यूटी में हुआ है। 1 लाख लोगों को, जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा पानी होता है, वो शुद्ध पानी देने का उनको मैं आज यहाँ विश्वास दिलाकर जाता हूँ। आप विश्वास करिएगा, किसी को मिनरल वाटर लेने की जरूरत नहीं है। ये पानी अपने आप में ही इतना शुद्ध है। और चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 बार जनाधार मिलने के बाद आने वाले भविष्य में भी एनडीए की सरकार ही बनेगी और कांग्रेस को भविष्य में भी विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। ये इनको मालूम नहीं है। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही। न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी
इसी सरकार की है विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। और अब अगली खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहपुर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई है। घटना उस समय हुई जब बारिश की वजह से जर्जर मकान की दीवार ढह गई। हादसे में 2 बच्चे घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को मलबे से निकाल लिया गया है। जानकारी के अनुसार मकान के पास स्थित हरदौल मंदिर परिसर में शिवलिंग निर्माण एवं भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। वहां पर बड़ी संख्या में बच्चे शिवलिंग बनाने पहुंचे थे। घटना का शिकार होने वाले बच्चों में अधिकतर यही बच्चे बताए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव का अभियान शुरू किया गया। राहत कर्मियों ने घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। राहत और बचाव अभियान को पुलिस के साथ साथ नगर परिषद कर्मियों और आम लोगों ने भी इसमें हाथ बटाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने घायल बच्चों के उचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। सीएम ने मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। और अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में भाजपा समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर है। आज भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार की आपबीती सुनी और हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। भाजपा राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप और भाजपा की राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत बिंद शामिल थे। अब प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को देगा। प्रतिनिधिमंडल ने आश्वासन दिया कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मामले का मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता मोहित है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए उस पर आरोपी को बचाने के प्रयास का आरोप भी लगाया है। अत्याचारियों ने, दुराचारियों ने ये घटना घटित की है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की किसी भी स्तर पर छोड़ने वाली नहीं है और इस तरीके की सोच रखने वाले दल के नेताओं को भी हम बताएंगे कि आपको इन दुराचारियों, इन व्यभिचारियों के पक्ष में खड़ा होना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कन्या की आवाज, उसका दर्द इनको सुनाई नहीं पड़ा। डीएनए की जांच की बात की है अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हो और ये मछुआरे समाज की बेटी का दर्द आपको नहीं दिखाई सुनाई पड़ा। गरीब और बेवा जो असहाय है उसकी पीड़ा आपको नहीं समझ में आई है। किस तरीके से उस दुराचारी के बारे में जो बात की है, उसने इस गांव में और भी ऐसी तमाम घटनाएं घटित की हैं, लेकिन बाहुबल और धनबल के आधार पर उनको छिपाने का काम किया है। इन ऐसे सब दुर्दांत अपराधियों को, दुराचारियों को हम नकाब करने का काम करेंगे और जो इस तरीके की घटनाओं में लिप्त हैं, सरकार उन पे अंततः कार्रवाई ऐसी करेगी कि उनको कई पीढ़ियां याद रखेगी। हम प्रदेश की जनता को और बच्ची के परिवारजनों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मोदी और योगी की सरकार में ऐसे दुर्दांत अपराधियों को मिट्टी में मिलाने में हमारी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। अगर समाज की बच्चियों पर कुछ अपराधी ये सोचें कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्हें खुला मौका ये अपराध करने का मिलेगा, तो ऐसा वो गलतफहमी दिमाग में ना पाले। अरे समाजवादी पार्टी का नेता घोषित है और अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से उस अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएनए की मांग कर दी गई, जांच की मांग कर दी गई, अपराधियों के बचाव की रणनीति चल रही है। अरे समाजवादियों, शर्म करो। ये 12 साल की निषाद बच्ची अबोध है, कितनी उम्र है उसकी, उसके साथ दुराचार हुआ है, वो प्रेग्नेंट है। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रधान सबने गंभीरता से लिया है
और निश्चित करेंगे पूरी जांच करके कि और क्या क्या कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ की जानी है। कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं होगी जिनके खिलाफ ना करें। दुर्दांत अपराधियों को सजा दिलाकर ही दम लेंगे। जैसे ही यह संज्ञान में आया, योगी बाबा जी ने अपने सुशासन को दिखाते हुए अपराधियों पर कार्रवाई किया और अभी हम लोग पीड़ित परिवार से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला है और माता जी को यह आश्वासन दिया है कि कहीं भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि प्रदेश में योगी बाबा है तो देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री हैं और उनके राज में कोई भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप खुल के अपनी बात कहिए। और अब अगली खबर, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पटना में जांच एजेंसी की टीम ने एक मेडिकल छात्र को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की गिरफ्त में आए छात्र का नाम संदीप कुमार है, जो राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है। संदीप ने 5 मई की परीक्षा से पहले नीट का पेपर सॉल्व किया था, जिसके बाद इस पेपर को बिहार झारखंड के अभ्यर्थियों को रटाया गया था। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान आरोपी संदीप ने इस मामले में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक सीबीआई ने 9 छात्रों को गिरफ्तार किया है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल 5 पुलिसकर्मियों और एक शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में इन पर यह कार्रवाई की गई है। उपराज्यपाल ने आदेश जारी कर 6 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मियों की डोडा, कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ में पोस्टिंग थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड (VDG) को आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। पिछले कुछ महीनों में विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में आई बढ़ोतरी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उनमें से एक विलेज डिफेंस गार्ड को मजबूत करना और उनके हथियारों का आधुनिकीकरण भी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सेना ने अपनी रणनीति बदली है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। जितेंद्र सिंह ने जम्मू संभाग के कठुआ में विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना नामक कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में आतंकवाद की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद के लिए विलेज डिफेंस गार्ड्स को SLR राइफलों सहित अन्य हथियार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। दिनों के आतंकी हमलों को लेकर के सरकार ने अनेकों कार्रवाइयां भी की है और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय रहा है कि VDGs को फिर से रिवाइव किया गया। और उतना ही नहीं, उनके हथियारों का, उनके शस्त्रों का आधुनिकीकरण, सेल्फ लोडिंग राइफल्स इत्यादि, और VDGs नहीं बनाने का भी ऑप्शन रहेगा, विकल्प रहेगा जहां जहां उसकी आवश्यकता रहेगी। कुछ सेना ने भी अपनी रणनीति में तब्दीली लाई है, जिसको सार्वजनिक तौर पर जिसकी व्याख्या नहीं होती। और ये जो कुरीतियां समाज की, जिनको लेकर के हमने ये अभियान शुरू किया है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, चाहे वो इलीगल माइनिंग है, ये भी कहीं ना कहीं आतंक के साथ जुड़ करके आतंक को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र समीज में सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। आज सुबह 6 बजे से ही ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए समेज के साथ साथ सतलुज नदी पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और समेज में लाइव डिटेक्टर की मदद भी ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन में खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है। तो शिमला रामपुर के नजदीक समेज में घटनास्थल से रिपोर्ट भेजी है हमारी संवाददाता हेमलता ने। रामपुर क्षेत्र के समेज गांव में आई आपदा के सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और मेरे पीछे की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेजी के साथ यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है उन तमाम लापता लोगों को ढूंढने के लिए। और इस वक्त समेज गांव के उस छोर पर काम चल रहा है जहां पर कभी घाटी का पुल हुआ करता था और जिस पुल से इस घाटी
को क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इस वक्त ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं समेज क्षेत्र की, जहां पर 31 तारीख की रात को बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। लेकिन अगर हम बात करें अन्य क्षेत्रों की, तो न केवल समेज बल्कि समेज के साथ जो पहाड़ी आपको नजर आ रही है, उस पहाड़ी पर बसे 3 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है बाहरी दुनिया से, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पुल था जिस पुल से लोग शहर की तरफ आना जाना किया करते थे। अब ये पुल नहीं रहा है तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम ने यहाँ पर टेम्परेरी पुल बनाया है, उसकी मदद से आज 5वें दिन कुछ लोग शहर की तरफ निकले हैं, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस उम्मीद में आज सुबह से ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है कि जो लापता लोग हैं उनका कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। पल पल की अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ हेमलता शर्मा, डीडी न्यूज शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रामपुर के समेज में घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र आपदा की इस घड़ी में हिमाचल के साथ खड़ा हुआ है। के समेज क्षेत्र में आई बाढ़ के चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन के दौरान उन तमाम लोगों को ढूंढने के लिए प्रयास जारी हैं और इस वक्त प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे हैं। उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात की है, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत सारे प्रभावित यहाँ पर हैं, दौरा भी आपने किया है, क्या मानते हैं इतनी भयावह स्थिति के बाद जो भरपाई है वो नहीं हो पाएगी, जो नुकसान इन लोगों का हुआ है, बावजूद इसके आप कितना दुख बांट पाए हैं इन लोगों? देखिए, जहाँ तक नुकसान की अगर बात कहें, उस क्षति की पूर्ति तो नहीं हो सकती है। यहाँ जिस गांव में आज मैं यहाँ पर आया हूँ, इसी गांव में 36 लोग मिसिंग हैं और परिवार के लोग सदमे में हैं। हम सब लोग भी सदमे में हैं सारी चीज़ से, और कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करें ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन भावुक क्षण है ये, जहाँ परिवार ने अपने सारे सदस्य खोए हैं। कुछ परिवार के आधे अधूरे कुछ लोग जो है वो बचे हैं, कुछ बचे हैं, कुछ घायल अवस्था में भी है। ऐसे में निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और जहाँ समेज इस गांव में हम देख रहे हैं कि जहाँ 4-4 मंजिला घर थे लोगों के बने हुए, आज वहाँ पर एक तिनका नहीं है, देखने को नहीं है। चारों तरफ मलबा गिरा है और उस मलबे में जिंदगियाँ तलाश रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पीड़ा का विषय है। इस वक्त केंद्र बिल्कुल हिमाचल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आया है। प्रधानमंत्री से भी आपने मुलाकात की है और हिमाचल के लिए पैकेज भी दिया गया है। हालांकि पिछली बार की जो आपदा है उसके बाद ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस बार भी प्रदेश में ऐसा हाल होगा, लेकिन केंद्र की तरफ से जो मदद मिल रही है उसको लेकर के। देखिए, मैं तो सबसे पहले तो NDRF के जवानों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, पुलिस के जवानों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे गाँव के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत जल्दी जुट गए थे, जीवन को संकट में डाल करके जुट गए थे और जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ, सबसे पहले यही उन्होंने पूछा कि हिमाचल का हाल क्या है, इस बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, कहाँ नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये सारी जानकारी मैंने दी। पिछली बार की आपदा के बाद प्रदेश सरकार ने कहा था कि जो भी नदी नालों के समीप कंस्ट्रक्शन है या जो बस्तियां हैं उस पर नकेल कसी जाएगी, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। तो अभी जो आपदा आई है उसके बाद आप क्या मानते हैं कि इस बात को कितना सख्ती से लागू करने की कोशिश की गई? देखिए, पिछली बार कहा था, लेकिन कहने के बाद कुछ हुआ नहीं, ये भी बात सत्य है। हमने ये कहा था कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ठीक है, वक्त लगेगा, और कहाँ घटना घटित होती है ये सरकार के हाथ में भी नहीं है, आदमी के हाथ में भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक प्रयास शुरू करना चाहिए कि जहाँ जो जगह, चाहे गांव है चाहे कोई एक घर है जो असुरक्षित स्थान पर बना है या बसा हुआ है, उनको तैयार करना चाहिए कि वो सुरक्षित स्थान पर ही रहें, क्योंकि ज़िंदगी सबसे कीमती चीज़ है
और इसके लिए आने वाले समय में कानून की अगर आवश्यकता पड़ती है तो कानून भी बनाना चाहिए। तो ये जो वक्त है, ये राजनीति का वक्त नहीं है। तमाम जो जिंदगियां हैं वो इस मलबे में लापता हैं और आज चौथे दिन भी उन तमाम जिंदगियों को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। पल पल की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ हेमलता शर्मा, डीडी न्यूज, शिमला। और केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन के बाद सेना आज लगातार छठे दिन राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कल 4 शव बरामद किए गए, जिनमें से 3 शव नीलांबर में चलियार नदी से निकाले गए और इसी नदी में 13 क्षत-विक्षत अंग भी बरामद किए गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़कर 219 हो गई है। चलियार नदी में तलाशी का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा 2 जगहों पर नदी में तलाशी की जा रही है। इस बीच मंत्रिमंडल की उप समिति ने बचाव कार्य को देखते हुए लोगों से डार्क टूरिज्म से बचने की अपील की है। डार्क टूरिज्म आपदाग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा को कहा जाता है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र के बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए 137 काउंसलर तैनात किए हैं। मुडक्कई और चुरलमाला में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। चलियार नदी से सटे वन क्षेत्रों और नदी के किनारे शवों की तलाशी के लिए कर्मी तैनात किए गए हैं। और वायनाड भूस्खलन आपदा को 6 दिन बाद लापता लोगों की खोजबीन अभी भी लगातार जारी है। वायनाड में कैसे हैं हालात और कैसे चल रहा है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन, ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया है डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने। आपदा का आज 6वां दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिन्हें खोजने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखें कि 5-5, 6-6 फीट तक जो मलबा है वो यहाँ पर मौजूद है। घरों के अंदर घुस गया है मलबा, घरों के सामने। यहाँ अगर आप देखें तो जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं और डॉग स्क्वाड की एक टीम यहाँ पर आई थी और उस डॉग स्क्वाड की टीम ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे, कुछ संकेत दिए थे कि यहाँ पर ह्यूमन बॉडी हो सकती है और उसी को खोजने के लिए यहाँ देखें कि एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं। जेसीबी के साथ मलबे को हटाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इसी नदी के आसपास बड़ी संख्या में जो डेड बॉडी हैं वो भी निकली थी। कल भी कुछ बॉडी पार्ट और डेड बॉडी बरामद हुई थी। उसके बाद भी लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। जो सबसे ज़्यादा असर है वो यहाँ देखने को मिला था। ये पूरा टी स्टेट है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो पश्चिम बंगाल और असम के जो मजदूर हैं वो यहाँ पर काम करते हैं और उनमें भी एक बड़ी संख्या है जो लोगों की मिसिंग है। उन्हें खोजने का जो काम है वो चल रहा है। यही वो वैली ब्रिज है जिसके थ्रू चुरलमाला से लेकर मुंडकई के बीच में जो डिस्कनेक्ट हो गया था उस कनेक्ट को बहाल किया है। आप देखें कि ये ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से भी इस पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति तो फंसा नहीं है, कहीं कोई डेड बॉडी तो वहाँ पर मौजूद नहीं है। इस तरीके से जो ऑपरेशन है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, ग्राउंड जीरो, वायनाड। और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए कथित घोटाले के खिलाफ भाजपा जेडीएस की मैत्री पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। बेंगलुरु मैसूर दूसरे दिन की पदयात्रा विदादी बस स्टैंड से शुरू हुई और इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक BY विजयेंद्र, जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी, विपक्ष के नेता आर अशोक और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। 7 दिवसीय मार्च का समापन 10 मार्च को मैसूर में एक जनसभा के साथ होगा। पदयात्रा में मैसूर में कथित भूमि आवंटन घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और देश भर में 9 से 15 अगस्त तक पुनः #हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और सेल्फी अपलोड करने का अनुरोध किया है। सोशल मीडिया एक्स पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 9 से 15 अगस्त तक पुनः देशव्यापी
हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि हम सभी देश की एकता और अखंडता के लिए अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी को http://harghartiranga.com पर अपलोड करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खेलों की। पेरिस ओलंपिक में आज बॉक्सिंग में भारत की स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन पर सभी की निगाहें होंगी। लवलीना बोरगोहेन आज महिलाओं की 75 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेंगी। लवलीना के सामने चीन की ली खियान की कड़ी चुनौती होगी, जो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है। लवलीना अगर कियान को हराने में कामयाब होती हैं तो वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर लेंगी और उनके नाम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो जाएगा। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। और पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन के पुरुष एकल में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। लक्ष्य सेन के सामने डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन की चुनौती होगी। विक्टर फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, वहीं लक्ष्य सेन रैंकिंग में 22वें स्थान पर हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।